Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. And before we start, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैंने क्लास 12th का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव में आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेंट में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में उसके साइन कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब जो एंगल होगा, यहाँ पे मान लीजिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, तो इन एंगल पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव नंबर में आएगा। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बाकी सारे का नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये हो सकता है। तो इन एंगल पे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यू होंगे वो सिर्फ साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होंगे, बट बाकी के नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 के बीच, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इस पर सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। 0 मीन्स कोई एंगल नहीं है, इस पे 0 होगा। 90 डिग्री मीन्स राइट ट्रायंगल। उसके बाद उससे जब ज़्यादा होगा और 180 से कम, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और इस पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फिर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें ओनली टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फिर उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम जानेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी तो होगा। डोमेन हम पढ़ चुके हैं, डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन एक सेट होता है पॉइंट्स का, जिस पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी कि जो पॉइंट्स वो फंक्शन एक्सेप्ट करे एंड उस पर वर्क करे एंड इन रिटर्न हमें कुछ दे, कुछ रियल वैल्यू दे। ऐसे वैल्यूज जिस पर फंक्शन काम ही ना करे या अनडिफाइंड हो जाए या इमेजिनरी नंबर देने लगे, वो पॉइंट्स डोमेन्स के पॉइंट्स नहीं होते, या डोमेन के जो सेट होता है, डोमेन सेट, उसमें वो पॉइंट शामिल नहीं होते हैं। और रेंज क्या होता है, डोमेन के जो पॉइंट्स होते हैं, उसको लेने के बाद फंक्शन जो हमें रिटर्न करता है, रिटर्न किए गए जो वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को या उसी सेट को हम रेंज सेट बोलते हैं। सो डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस आते हैं उस यूनिट सर्कल में जिसे हमने कंसीडर किया था, जिसका रेडियस 1 होता है। यहाँ पर एक पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट A, B हमने माना था। क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है, तो ये जो पॉइंट होगा A, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0, ये जो पॉइंट होगा B, इसका कोऑर्डिनेट 0 1, C का कोऑर्डिनेट -1 0, D का कोऑर्डिनेट 0, -1। रेडियस इसका 1 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, B होगा। और यहाँ से हमने देखा था ये एंगल जब x होगा तो cos x इक्वल टू A हो जाएगा, sin x इक्वल टू हो जाएगा B। ये था इस ट्रायंगल, ये जो POM है, ये एक राइट ट्रायंगल होता है। तो इस राइट ट्रायंगल पे जब हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, A इक्वल टू cos x एंड B इक्वल टू sin x। अब हम समझेंगे कि ये cos x और sin x का रेंज क्या है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये पॉइंट P जो है ये वेरी कर सकता है ना, सर्कल पे इस तरीके से। तो जब ये पॉइंट A पर होगा,
तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा और A का कोऑर्डिनेट वो सेम हो जाएगा, यानी कि A जो है हमारा 1 हो जाएगा, B हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो हमने देखा कि A का वैल्यू यहाँ पर 1 है और B का वैल्यू 0। अब ये पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है, या फिर यहीं पर मान लीजिए जहाँ पर अभी दिख रहा है ये। ठीक है, P A, B। तो यहाँ पर अगर इसका कोऑर्डिनेट A, B है, इट मीन्स A का जो वैल्यू होगा ना वो इसे डिनोट किया जा रहा है ना। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये है, इट मीन्स कि ये वाला जो लेंथ है ये A होगा और ये B होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि A जो है 1 से कम है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, बट A हमारा यहीं तक आ रहा है। इट मीन्स A का वैल्यू कम हो गया 1 से। जब A पर था तब 1 था, लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो स्मॉल a का वैल्यू 1 से घट गया। फिर यहाँ पर जाएगा तो और घटेगा। फिर ऐसे करते करते जब b तक पहुँच जाएगा ना, ये पॉइंट P, तब a का वैल्यू देखेंगे, ये a का वैल्यू 0 हो जाएगा और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब ये पॉइंट P a से b की ओर मूव करता है तो ये जो कोऑर्डिनेट का पहला कंपोनेंट है a, उसका वैल्यू घटता है और b का वैल्यू बढ़ता है। b यहाँ पर क्या है, 0 है, बट यहाँ आते आते 1 हो गया। a हमारा 1 से 0 हो गया और b का वैल्यू 0 से 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक में a बढ़ा और b घटा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जब पॉइंट इस ओर मूव करेगा तो क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगा। पहले 0 था यहाँ पर -1, b का वैल्यू 1 था, फिर इधर आते आते 0 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब बीच में इंटरमीडिएट में वो घट रहा है। तो पूरा यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आप इस चीज़ को अब देखिए, समझिए। स्मॉल a का वैल्यू 1 था, घटते 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 ये 0 हो गया। फिर इधर आते आते और घटा, -1 हो गया। तो 1 से लेकर 0 फिर घट के -1 हुआ। फिर यहाँ से जब इधर आएंगे तो फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, 0 होगा, फिर वापस 1 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस लाइन में स्मॉल a जो है वो बढ़ रहा है ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से घट रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है। वहीं b जो है यहाँ से पहले बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटा, यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक घटा, फिर यहाँ से और घटा, है ना। b का वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 हो गया इधर आते आते। फिर यहाँ से आते आते यहाँ पर जब c पहुँचा तो 0 हो गया। फिर यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचा ये पॉइंट तो -1 हो गया, यानी कि b का वैल्यू हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक घट रहा है। अब यहाँ से वापस यहाँ आएंगे तो -1 से ये 0 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस लाइन में b यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो a और b के हम घटने और बढ़ने की बात की, ये है क्या, a कुछ और नहीं बस cos x है, b बेसिकली sin x है। तो जब हम ये कहते हैं कि a बढ़ रहा है, इट मीन्स कि cos x का वैल्यू बढ़ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि a का वैल्यू घट रहा है, इट मीन्स cos x का वैल्यू घट रहा है। b जब बढ़ रहा है इट मीन्स sin x बढ़ रहा है, जब b घट रहा है इट मीन्स sin x घट रहा है। तो अब बताइए कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें बढ़ी, cos x कब बढ़ा और कब घटा, क्योंकि cos x a है हमारा और a बढ़ रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा ना, ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे, या फिर कहें कि ये जो लाइन है ये जब ऐसे रोटेट करेगा ये लाइन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में cos x घटेगा इस एंगल पे। जब एंगल चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे करके एंगल बदलेगा ना, तो अलग अलग एंगल पर आप देखेंगे कि पहले कुछ आया, फिर इस एंगल को लेंगे तो घट जाएगा वैल्यू, फिर इस एंगल पर लेंगे cos का वैल्यू तो और घट जाएगा, इस पर लेंगे तो और घट जाएगा।
घटते घटते यहाँ पर आते आते माइनस हो जाएगा, -1। पहले 1 था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ आते आते -1 होगा। फिर यहाँ से इधर जब हम मूव करेंगे, इधर रोटेशन करवाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ से बढ़ने लगा है एंगल, कॉस का वैल्यू बढ़ने लगेगा, और -1 से यहाँ पर आते आते 0 होगा और यहाँ पर आते आते 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से b का जो वैल्यू है, यानी कि sin x का वैल्यू, b = sin x है, यानी कि sin x का वैल्यू कब घटता बढ़ता है, b हमारा क्या है, ये -1 से 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लाइन में ये बढ़ा। जब ये लाइन होगा, ये लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन जो y एक्सिस है, ठीक है, ये π/2 यहाँ पर 3π/2। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारा जो b है यानी कि sin x है वो बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में वो घटेगा। समझ गए कब कब बढ़ रहा है ये -π/2, ये जो 3π/2 है, अगर हम ऐसे मेजर करें तो ये कहलाएगा -π/2। अगर हम ऐसे मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यही लाइन कहलाएगा 3π/2, यानी कि ये एंगल 3π/2 हो गया। इधर से मेजर कर दें तो -π/2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, ये -π/2 और ये π/2। तो -π/2 से π/2 जाने में जो sin x है वो बढ़ता है, फिर π/2 से -π/2 आने में sin x का वैल्यू घटता है। और ये जो लाइन है ये 0, इधर पाए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में cos x का वैल्यू घटता है, और यहाँ से पाई से फिर 0 तक आने में cos x का वैल्यू बढ़ता है। बट इस सब प्रक्रिया में हम देखेंगे कि घट और बढ़ तो रहा है, बट कितना बढ़ रहा है ये देखिए, -1 से लेके 1 के बीच ही फ्लक्चुएट करता है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, ना तो cos x ना ही sin x। ठीक है, हमेशा वो -1 से 1 के ही बीच में रहता है। और ये यूनिट सर्कल से क्लियर हो जा रहा है, 1 है, फिर यहाँ पर 0 हुआ, ये -1, फिर 0 हुआ, तो इसी के बीच में वो घूमता है। तो cos x और sin x जो है यही तो हमारे फंक्शन है, और इस फंक्शन के जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच ही फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और ये कब ये ऐसा करेगा sin x और cos x, जब हम इसको वैल्यू देंगे, x को हम कुछ वैल्यू देंगे, यानी कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसी पर वो हमें रिटर्न कर रहा है, क्या, -1 से लेकर के 1 के बीच के वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, यानी कि यही हमारा रेंज होगा इस फंक्शन का, इन दोनों फंक्शन का, cos x एंड sin x का रेंज क्या हो जाएगा, -1, 1, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू इन्हीं के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 से लेकर के 1 के बीच के सारे पॉइंट आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये रेंज हो गया। अच्छा, sin x और cos x को हम वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, डोमेन तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो sin x और cos x जो है, यहाँ पर हम x को लिटरली कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, x को ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है x का जिस पर sin x और cos x अनडिफाइंड हो जाए, है ना, हर एक वैल्यू पर ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही। तो क्योंकि x सारे वैल्यूज ले सकता है, तो इट मीन्स sin x और cos x फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर R, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर। द डोमेन ऑफ दिस टू फंक्शन y = cos x, y = sin x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट इज R। तो sin x और cos x का डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ cosec x। cosec x की बात करें तो ये जो फंक्शन है y = cosec x, ये sin x का उल्टा होता है ना, cos x को उल्टा कर दें तो sin x बन जाएगा, sin x को उल्टा कर दें तो cosec x बन जाएगा। तो cosec x बराबर होता है 1/sin x। अब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू n पाई है, जहाँ पर n है हमारा इंटीजर यानी कि 0, 1, -1, 2, -2 ये सब।
तो ऐसा क्यों लिखा है हमने कि x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन x जो फंक्शन है ना, जैसे ही आप x इक्वल टू n पाई दे देंगे यानी कि इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई साइन x हो जाता है 0, यानी कि n इक्वल टू जब 0 देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू 0, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। जब साइन इक्वल टू साइन पाई हो जाएगा x इक्वल टू पाई देंगे तो उस पर भी 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, सब पे 0 होता है। इसीलिए जब भी साइन x 0 होगा तो ये जो टर्म है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 से डिवीजन अनडिफाइंड होता है। तो कोसेक x हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर x को हम लिटरली कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो इसका डोमेन को हम लिखेंगे कैसे, डोमेन इक्वल टू collection of all x such that x belongs to R but x is not equal to इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पर n क्या है हमारा इंटीजर से। तो ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल x, जहाँ पर x रियल नंबर होंगे, सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इनको छोड़ करके, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ के। यहाँ पर पाई क्या होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.141 समथिंग, या फिर 22/7 जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो x हमारा ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर चलेगा। तो ये हो गया हमारा डोमेन। फिर इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज, साइन एक्स का जो रेंज है उसको हटाने पर होता है। साइन एक्स का जो रेंज है वो है -1,1 क्लोज इंटरवल। तो ये क्या होगा, कॉसेक एक्स का जो रेंज होगा ना वो इस इंटरवल के बाहर का होगा, यानी कि -1 से छोटा इधर के वैल्यू। यहाँ पर समझिए इस रियल लाइन पे साइन एक्स का रेंज ये है -1,1। ठीक है, -1,1 साइन एक्स का रेंज है। तो कोसेक एक्स का जो रेंज होगा वो -1 के इधर होगा और 1 के इधर होगा, लेकिन -1 और 1 इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि साइन एक्स जो है वो π/2 पर 1 देता है। साइन एक्स जो हमारा है साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। साइन -π/2 क्या होता है, -1 होता है। और कोसेक π/2 भी 1 होता है। कोसेक -π/2 -1 होता है। इसीलिए ये जो दोनों पॉइंट हैं 1 एंड -1 ये कॉमन रहेंगे दोनों में, यानी कि -1 एंड 1 ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये साइन एक्स के रेंज में भी होंगे और कोसेक एक्स के रेंज में भी होंगे। बाकी कोसेक एक्स का रेंज यहाँ से -1 से लेकर के पीछे और 1 से लेकर के आगे। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल y बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर, बट y हमारा -1 और उससे छोटा होना चाहिए और 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर और क्यों लिखा गया है, और का क्या मतलब है, देखिए फंक्शन को जो भी आप वैल्यू देंगे उसके लिए ना वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है एक बार में। जो वैल्यू आप देंगे इधर का एक वैल्यू के लिए इधर एक ही इमेज मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा मिल गया फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो एक पॉइंट के लिए एक ही इमेज मिलेगा, और अगर एक इमेज मिलेगा तो या तो इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा, या तो वो -1 से छोटा होगा या फिर 1 और 1 से बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि वो -1 से छोटा भी हो साथ ही साथ 1 से बड़ा भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए और लगा है, या तो ये या तो ये। तो ये कोसेक एक्स का रेंज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक एक्स।
सेक एक्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू सेक एक्स, ये क्या कॉस एक्स का उल्टा होता है, ठीक है। और फिर पिछली बार की तरह यहाँ पर कॉस एक्स कब अनडिफाइंड होता है या कॉस एक्स जीरो कब होता है ये देखेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमारा सेक एक्स अनडिफाइंड कब हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कॉस एक्स है। तो जब भी कॉस एक्स जीरो होगा ना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय जीरो, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कॉस एक्स जीरो कब होता है। जिन एक्स के जिन वैल्यूज के लिए कॉस एक्स जीरो होगा, उन वैल्यूज को सेट ऑफ रियल नंबर आर से हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन्स के पॉइंट हो जाएंगे। तो कॉस एक्स जीरो कब होता है, हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो होता है, और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में भी वो जीरो होता है, यानी कि π/2 पर जीरो होता है, 3π/2 पर जीरो होता है, 5π/2 पर जीरो होता है, 7π/2 पर जीरो होता है। ये 1, 3, 5, 7 ये क्या है, ये ऑड नंबर है। और हमने पहले पढ़ रखा है कि ऑड नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है 2n+1, जहाँ पर n क्या होता है, इंटीजर, यानी कि n का जो भी इंटीजरल वैल्यू आप देंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा आपको ऑड नंबर देगा। n इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 3 मिलेगा। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 मिलेगा। तो हमेशा ये स्ट्रक्चर ऑड नंबर ही रिटर्न करता है। तो ये क्या हो गया, इस हिसाब से ये चीज़ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, जहाँ पर n हमारा इंटीजर है। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि x हमारा π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वरना ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी सारे रियल नंबर चलेंगे। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स रियल नंबर तो हो बट एक्स हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर n क्या है, n हमारा इंटीजर्स है। तो ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पर जैसे साइन एक्स का हमने कॉसेक एक्स का निकाला था, साइन एक्स वाला जो रेंज था उसको हटा करके, तो उसी तरीके से सेक एक्स का भी रेंज होगा, जो कॉस एक्स का रेंज होता है उसके बाहर का चीज़। अब कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज होता है -1, रेंज ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, -1 से लेकर के 1 तक। ये क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि -1 भी होगा, 1 भी होगा, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स भी होंगे। तो सेक एक्स का रेंज क्या होगा, -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। इक्वलिटी भी होगा। इक्वलिटी इसलिए होगा क्योंकि सेक एक्स और कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो एक जगह पर जाकर सेम होता है, वो है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है और सेक 0 डिग्री बराबर भी 1 होता है, ठीक है। कॉस पाई बराबर होता है -1 और सेक पाई बराबर भी होता है -1। तो ये 0 डिग्री और पाई पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसीलिए कॉस एक्स का जो रेंज है और सेक एक्स का जो रेंज है उन दोनों में ही आपको ये पॉइंट -1 और 1 देखने को मिलेगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सेक एक्स हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू r, जहाँ पर y जो है हमारा -1 से या उससे छोटा हो या फिर 1 और 1 से बड़ा हो। ये हो जाएगा इसका रेंज। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये रियल लाइन है, ये हमारा 1 है, -1, ठीक है। तो ये जो -1 से लेकर 1 तक है, ये चीज़ ये
कॉस एक्स का रेंज हो जाएगा और सेक एक्स का रेंज हो जाएगा यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। पता है इस चीज़ को हम रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞, -1। यहाँ पर -1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो इसको क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इधर ओपन लगाएंगे और फिर इसका यूनियन लेंगे। फिर ये कहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम रेंज को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसके रेंज को, क्योंकि इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स और इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं रेंज में, तो इन दोनों का यूनियन लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते थे कि -∞, -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका रेंज। नेक्स्ट है हमारा 10x, y = 10x। ये जो फंक्शन है y = 10x, हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है। आपने पहले पढ़ रखा होगा कि 10 90 डिग्री जब भी होता है उस पर वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। एक्स को अगर हमने π/2 दे दिया या 90 डिग्री दे दिया, बेसिकली दोनों सेम है, π/2 रेडियन बोलिए या 90 डिग्री बोलिए, तो इस पर क्या हो जाता है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ π/2 पर ही अनडिफाइंड होता है, इसका जितना भी ऑड मल्टीपल होगा ना, ये तो 1 π/2 कहलाएगा, 3 π/2, 5 π/2, उसी तरीके से 7 π/2 एंड 9 π/2, ऐसे आगे चलते जाएगा। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो x को हम नहीं दे सकते क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, बाकी सारे वैल्यू हम दे सकते हैं। सो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ 10x = collection of all x such that x belongs to R but x should not be equal to odd multiple of π/2, जहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। इसके रेंज की अगर बात करें तो इसका रेंज क्या होगा, जितना भी हम इसको वैल्यूज देंगे x का, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर, उसमें ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही करेगा और वो सारे रियल लाइन को कवर कर जाएगा। जो भी वैल्यू जाएगा वो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इस हिसाब से इसका जो रेंज होता है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म पे हमने लिख दिया, इसको एज ए स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो 10x का डोमेन और रेंज ये होता है। फिर हम आते हैं cot x का डोमेन और रेंज पे। क्योंकि ये जो फंक्शन है cot x, ये 10x का उल्टा होता है। ठीक है, 10x का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। यानी कि जैसे ही x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा, ये जो फंक्शन है 10x ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये अनडिफाइंड मीन्स cot x अनडिफाइंड। तो हम x को ये नहीं दे सकते, बाकी सारे रियल नंबर दे सकते हैं। इसीलिए डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल x इज रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहाँ पर n हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना होकर के बाकी सारे रियल नंबर चल जाएंगे और वो इसके डोमेन में आ जाएंगे। रेंज क्या हो जाएगा इसका, ओके थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं बल्कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पर भी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, ऑड के साथ साथ इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पर भी। तो
इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एनी इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, एनी इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, उस पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लेकिन जैसे हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 करेंगे, मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा पाई। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इट मीन्स यहाँ पर इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो ऑड और इवन दोनों के ही मल्टीपल पे ये 0 हो जाएगा। कैसे होगा समझिए इस चीज़ को, ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कॉट एक्स होता है ना, वो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। कॉट एक्स इसका उल्टा होता है टेन एक्स का, और टेन एक्स कॉट एक्स का उल्टा। लेकिन कॉट एक्स का एक ये भी फॉर्मूला है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा टेन एक्स, यानी टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो साइन एक्स हमारा 0 कब होता है, 0 होता है ये इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, एनी इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n क्या है इंटीजर है। तो x जैसे ही n पाई हो जाता है तो साइन x 0 हो जाता है, नीचे वाला टर्म 0 का मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड, तो इसीलिए x को हम n पाई नहीं दे सकते। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R बट x नॉट इक्वल टू n पाई। n क्या है हमारा इंटीजर है, तो हम कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं दे सकते हैं, बाकी सारे नंबर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या होता है। तो ये इसका डोमेन हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स रियल नंबर होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई, ये इसका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यानी कि आर, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो ठीक है, हमने सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज देख लिए हैं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप पुराने सारे जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।